हेलो माँ, मैं थोड़ी देर से आऊंगी। आप खाना बाहर रख देना, मैं ले लूंगी। और कबीर और मैं बाहर जा रहे हैं, वो ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? माँ। ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ मीठा खाओगी? मैं कपकेक्स ले आऊंगी। ओके बाय। ओके चलें। मेरा मुंह मीठा कराने से तेरे भविष्य की मिठास की कोई गारंटी नहीं मिलने वाली बेटा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और वो भी जल्दी, इससे पहले कि ये रिश्ता और आगे बढ़ जाए। कैसे पता लगाऊं कि कबीर और श्रेया के बीच क्या हुआ था, क्यों डिवोर्स हुआ, कौन गलत था? One second. ओ, कहाँ रह गई थी तू? सीधा ग्रीन रूम गई थी लगता है। पहले I am so proud of you यार। वो बच्चे की जान बचा के ना छाती चौड़ी कर दी तूने मेरी, हैं? from the bottom of my heart. Congratulations. Thank you so much guys. But honestly, तुम लोगों की कोऑर्डिनेशन के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। Really. ठीक है। तो प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर। चलें? जी। चलो मैं आराम से बात करती हूँ। बाय। बाय। हाँ। Good night guys. Good night. Good night. इंडियन न्यूज़ टेलीविजन की सबसे हिट जोड़ी। वो तो है। जोड़ी नंबर 1। हेलो, नमस्ते आंटी। रोनी, मुझे श्रेया के घर का एड्रेस चाहिए। आंटी, श्रेया का एड्रेस? Is anything wrong आंटी? आंटी, सब ठीक है ना? रोनी, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे अनन्या के लिए बहुत टेंशन हो रही है। देखो रोनी, जब तक कबीर का पास्ट एक ख्याल था, तब तक मैंने अपने मन को समझा लिया था। लेकिन अब कबीर का पास्ट अनन्या के प्रेजेंट में आ गया है, और अब मुझे ये रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आई एम रियली वरीड। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी आंटी, आई अंडरस्टैंड। अच्छा रोनी, तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो श्रेया के बारे में? व्हाट डू यू थिंक? आंटी, मैं क्या बोलूं? वो अच्छी हैं आंटी, हम तो उन्हें बॉस की तरह ही ट्रीट करते हैं। मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे। एग्जैक्टली, इसलिए तो और टेंशन हो रही है। मैं भी उसे 2 बार मिल चुकी हूँ रोनी, और मुझे उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों को अलग होना पड़ा? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। आखिर अनन्या के फ्यूचर का सवाल है रोनी। उसके पापा होते तो हर बात को देख समझ के अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता करते, लेकिन नाउ आई एम अलोन। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगनी हो गई है। आगे जाके कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। आई एम सो सॉरी रोनी। तुम भी सोच रहे होगे कि क्या आंटी भी, बट आई नीड हर एड्रेस राइट नाउ। मैं पर्सनली जाके उसे सब कुछ पूछूंगी, और बस ये परेशानी खत्म करना चाहती हूँ मैं। बस तुम ये समझ लो कि मैं अपने तसल्ली के लिए सब करना चाहती हूँ। आंटी, मैं आपको 5 मिनट में फोन करूं? हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, जल्दी करना फोन। जी आंटी, बाय आंटी। ओके। आंटी ने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। तुम मना कर दे, बोल दे कि वो एड्रेस एचआर के पास है और वो घर जा चुके हैं। मैं उनकी मेंटल कंडीशन समझता हूँ। यार मैं भी समझती हूँ, और इन्हीं सब बातों की वजह से ही मैंने भी ऑब्जेक्ट किया था। पर अब जो है वो है। बेहतर यही होगा कि आंटी अपनी तसल्ली कर ले और उन्हें सच पता लग जाए, वो भी। लेकिन कबीर सर को बताना चाहिए ना ये सब। सर वो बता नहीं रहे हैं, अनन्या बताना नहीं चाहती, तो कौन बचा? श्रेया। लुक रोन, हम एक काम करते हैं, हम उनको फोन करके खुद ही एड्रेस बता देते हैं, ठीक है? क्योंकि जिस तरह से वो फोन पे साउंड कर रही है, वो इतनी टेंस दिख रही है कि इस हालत में वो कभी भी किसी को भी फोन कर सकती है। वो किसी भी हद तक जा सकती है श्रेया से मिलने के लिए।
तो इट्स बेटर कि हम ही उन्हें बता दें। तुम्हारी माँ आज ऑफिस में आई थी। हाँ, वो मेरा टिफिन देने के लिए। आई नो। और श्रेया उन्हें सीधे अपने कैबिन में ली। और तुम्हारी माँ ने श्रेया से पूछा कि मेरी और श्रेया की अलग होने की वजह क्या है। श्रेया ने कहा कि इसका जवाब मुझे देना चाहिए, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता तुम्हारी माँ उठकर चली गई। मैंने उसी वक्त श्रेया का कैबिन एंटर किया था और श्रेया ने ये बात मेरे सामने कही। मैंने तुम्हारी माँ को रोकने की कोशिश भी की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। ये माँ भी ना पता नहीं क्यों। नहीं अनन्या, नहीं। एक पल के लिए तो मुझे भी गुस्सा आया था कि उन्होंने ये बात मुझसे क्यों नहीं पूछी। मैं उन्हें जवाब देता, जरूर देता, लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि एक बेटी की माँ के दिमाग में क्या चल रहा होगा, तो मुझे लगा कि वो गलत नहीं थी। गलत मैं था, गलत मैं हूं, क्योंकि मुझे ये बात तुम्हारी माँ को शुरुआत में बता देनी चाहिए थी, और उनसे कहीं पहले मुझे ये बात तुम्हें बता देनी चाहिए थी। आइए ना। बैठिए। सॉरी, मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था, पर ऑफिस में हमारी बात अधूरी रह गई थी और मुझे वो पूरी करनी थी। और मैं कबीर से नहीं, तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों अलग क्यों हुए थे। श्रेया, तुमने ही कहा था ना कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तो फिर बताओ प्लीज। ये अनन्या के फ्यूचर का सवाल है। आई नीड टू नो। आई अंडरस्टैंड आंटी, मैं समझ सकती हूँ कि आप इतनी टेंस्ड क्यों। आप एक माँ हैं और एक माँ के नाते आपको इस रिश्ते की सच्चाई जानने का हक है। पर आंटी, मुझे लगता है कि इससे पहले कि मैं आपसे ये कहूँ कि हम दोनों अलग क्यों हुए थे, आपको ये भी जानना चाहिए कि हम दोनों करीब कैसे आए थे। मैंने दिल्ली क्रांति में काम करना शुरू ही किया। मैं एक यंग फायर ब्रांड प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट था, जिसके अंदर आग थी, कुछ कर दिखाने के सपने थे। एक बड़ी कंपनी के स्कैम का मुझे लीड मिला और मैंने अपनी छानबीन शुरू कर दी। अपना बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स खत्म करके श्रेया उसी कंपनी में काम कर रही थी, एक बड़े घर की अमीर सोशलाइट टाइप लड़की। अपनी छानबीन के दौरान मेरा कई बार श्रेया के साथ में इंटरेक्शन हुआ। उसने अपनी कंपनी की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट भी की कि मैं स्टोरी नहीं करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं अपने बिलीफ के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मुझे धमकियां भी मिली, राइट भी ऑफर हुई, लेकिन ना तो मैं डरा ना भी। मैंने वो स्टोरी फाइल कर दी और उसकी वजह से श्रेया की कंपनी को काफी बड़ी पेनल्टी चुकानी पड़ी। कबीर की सच्चाई, उसका अक्खड़पन, अपने आप में कॉन्फिडेंस और दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट उसका गुस्सा, ऐसी छोटी छोटी बातें थी जिनकी वजह से मैं अट्रैक्ट हुई थी। और उस टाइम पे जितने भी लड़कों को मैं जानती थी उन सब से अलग था कबीर। पता ही नहीं चला कब धीरे धीरे प्यार हो गया मुझे उससे। उस इंसिडेंट के बाद श्रेया मुझसे कांटेक्ट में रहने लगी। किसी न किसी बहाने, किसी भी ओकेजन पर वो मुझसे मिलने लगी। जब मुझे
द मोस्ट प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला तो उसने दिल्ली क्रांति के ऑफिस में फूल भेजे और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी। मैं जानता था कि हम दोनों बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, इसलिए उसे मैंने ज़्यादा इनकरेज नहीं किया। वो एक बहुत ही रिच बैकग्राउंड से थी और मैं एक बहुत ही साधारण मामूली बैकग्राउंड से था। उसकी सोशल लाइफ फैली हुई थी, अमीर दोस्त, पार्टीज, और मेरी सोशल लाइफ में सिर्फ मैं था और मेरा करियर। फिर भी श्रेया ने पता नहीं कैसे मुझे कन्विंस कर दिया कि वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। मुझे इस ख्याल से प्यार होने लगा कि कोई मुझे मेरे होने की वजह से प्यार करता है। हमारी मुलाकातें बढ़ी और धीरे धीरे मुझे भी श्रेया से प्यार होने लगा। बहुत महीनों तक हम दोनों एक साथ थे। इनफैक्ट 1 साल तक वी वर सीइंग ईच अदर। और सच तो यह है कि हमारा रिश्ता काफी आगे जा चुका था। मैं चाहती थी इस रिश्ते को फॉर्मलाइज करना, एंगेजमेंट करना चाहती थी मैं। पर जब जब मैंने इस बारे में बात की, कभी टाल देता था। टाल देता था? पर क्यों? पता नहीं आंटी, पर जहां तक मैं उसे समझ पाई, आई थिंक ही वाज कमिटमेंट फोबिक। वो एक आजाद पंछी की तरह था जो सिर्फ खुले आसमान में उड़ना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे टाई डाउन करे। इस बात का मुझे जरा सा भी डाउट नहीं था कि मैं श्रेया से प्यार करने लगा था, लेकिन शादी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये बात भी मैं समझता था। श्रेया जिस बैकग्राउंड से आती है, जिन लग्जरीज की उसे आदत है, जिस तरह से वो अपनी जिंदगी जीती है, उसके आराम, उसके शौक, मैं उस वक्त उसे वो सब प्रोवाइड करने की पोजीशन में नहीं था। और मैं नहीं चाहता था कि श्रेया मेरी वजह से कुछ भी अपनी जिंदगी में बदले। मेरा तो अपना एक छोटा सा घर, वो भी रेंट पर था। पर मैं तो कबीर से प्यार करती थी ना। मैं उसे प्रेशराइज करती रही और he gave in। हमारी शादी हो गई। तब मैंने सोचा था कि शादी हो गई है तो बस हमारी सो कॉल्ड हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू। पर मेरे कहने, सोचने या चाहने से असली जिंदगी बहुत अलग थी आंटी। हम दोनों का स्टेटस बहुत अलग था, ये हम जानते थे। पर शादी के बाद उसे मेरे लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम होने लगी, मेरे दोस्तों से प्रॉब्लम होने लगी, यहाँ तक कि मेरे काम करने के तरीके से प्रॉब्लम होने लगी। पता नहीं क्यों वो शादी के बाद बदल चुका था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैं उन्हें सॉल्व करूं, अपनी तरफ से कुछ डिमांड्स न रखूं। पर लाख कोशिश करने के बाद भी हमारी दूरियां कम नहीं हो रही थी। पर फिर कुछ टाइम के बाद मैं समझ गई कि कबीर ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं तो सिर्फ उसके लिए एक स्टेटस सिंबल थी, नथिंग एल्स। श्रेया पता नहीं क्यों मुझसे इमीडिएटली शादी करना चाहती थी। मैं भी एक खूबसूरत जिंदगी के सपने देखने लगा और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद मुझे श्रेया में एक चेंज नजर आने लगा। जिस लड़की को मेरा छोटा सा घर शादी से पहले तक बहुत ही खूबसूरत दिखता था, उसका उसी घर में दम घुटने लगा। जिस लड़की ने कभी मुझसे कहा था कि वो हर माहौल में एडजस्ट करेगी, अचानक उसकी डिमांड मेरे सामने आने लगी। हमारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड में क्या फर्क है, उसने जताना शुरू कर दिया। मुझे ऐसी पार्टीज में जाने के लिए फोर्स करने लगी जहां मुझे मेरी औकात दिखाई जा सके। पहले तो मुझे लगा कि किसी भी लड़की को समय लगता है, टाइम लगता है किसी नए घर में एडजस्ट करने में, शायद इसीलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी। लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि उसने मुझसे शादी प्यार की वजह से की नहीं, क्योंकि अगर प्यार होता
तो इतनी जल्दी उड़ने का। और एक दिन ऐसी किसी पार्टी में श्रेया की एक दोस्त ने नशे की हालत में मुझसे कहा कि श्रेया ने मुझसे शादी सिर्फ एक शर्त की वजह से की। वो ये प्रूव करना चाहती थी कि जो इंसान टूट नहीं सकता, झुक नहीं सकता, उसे वो तोड़ भी सकती है और सरेआम झुका भी सकती है। कहीं ना कहीं उसके मन में जो मैंने उसकी कंपनी के साथ में किया था उसका भी मलाल था। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था और मैंने श्रेया को कन्फ्रंट किया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि पार्टी में लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, नशे में कोई भी कुछ भी कह देता है। ये सब कहकर उसने बात को टाल दिया, लेकिन मेरी दुनिया बदल चुकी। मैं बदलने लगा था, फ्रॉम गुड टू बैड, और श्रेया भी बदल रही थी, फ्रॉम बैड टू वर्स। अपने दोस्तों के सामने मुझे जलील करना, मेरे अपनों के सामने मेरी इंसल्ट करना, मुझे टॉन्ट करना, दिल्ली क्रांति के ऑफिस में आकर मेरी रेपुटेशन को खराब करना, ये सब श्रेया के लिए आम बात होने लगी थी। अगर पंडित जी की जगह पर कोई और होता तो मुझे दिल्ली क्रांति के ऑफिस से कब का निकाल चुका हूँ, लेकिन पंडित जी मुझे श्रेया से पहले जानते थे, इसलिए वो समझते थे। और धीरे धीरे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने लगा, मुझे अपनी काबिलियत पर शक होने लगा, अपनी हैसियत पर शर्म आने लगी। और फिर एक कमजोर लूजर इंसान की तरह मैंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन श्रेया फिर भी नहीं रुकी। ऐसे लगने लगा कि वो जानबूझकर मुझे गलती करने पर मजबूर कर रही थी, ताकि उसे एक वजह मिल जाए मुझसे अलग होने। एक पल को तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ इस शादी पे फोकस करती हूँ, पर फिर कबीर ने कुछ ऐसा किया कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकी। जाने से पहले हमारे बीते हुए कल और हमारे आज में जब जंग होती है तो हार और जीत उसकी होती है जो इस जंग में शामिल भी नहीं। हमारा आने वाला कल और हमारा आने वाला कल जीते, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा आज हमारे बीते हुए कल से जंग ही बस समझौता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.